आचार्य चूड़ामणि की गणना जीवन में सफल, संपन्न और सुखी व्यक्तियों में होती थी। उनके दो पुत्र थे, लालमणि और नीलमणि। लालमणि देवरिया के स्टेट बैंक की शाखा का मैनेजर था और नीलमणि लखनऊ के सचिवालय में डिप्टी सेक्रेटरी था। 3 लड़कियां थीं, सरस्वती, सावित्री और सौदामिनी। सरस्वती के पति श्री ज्ञानेंद्र पाठक इलाहाबाद में PWD के इंजीनियर थे। सावित्री के पति श्री जयनारायण तिवारी की सुल्तानपुर में आटे की चक्की और तेल की मिलें थीं तथा सौदामिनी के पति संजीवन पांडे सेना में कर्नल थे और मेरठ छावनी में नियुक्त थे। आचार्य चूड़ामणि का एक गहरा मित्र भी था, उसका नाम जनार्दन था। जनार्दन और चूड़ामणि एक ही साथ विश्वविद्यालय के दर्शन विभाग में नियुक्त हुए थे। आचार्य चूड़ामणि रीडर बने थे और जनार्दन लेक्चरर बने थे। आचार्य चूड़ामणि के अथक परिश्रम, अटूट निष्ठा तथा अधिक संयम का ही परिणाम था कि वे विश्व में भारतीय दर्शन के विशेषज्ञ माने जाते थे। प्रकांड पंडित के ग्रंथों से लेकर BA की पाठ्य पुस्तकों तक अनेक ग्रंथों की रचना चूड़ामणि ने की थी। न जाने कितनी कमेटियों के वह सदस्य थे। हर एक विश्वविद्यालय उन्हें अपने यहाँ परीक्षक बनाकर अपने को धन्य समझता था। साथ ही बड़े कट्टर किस्म के ब्राह्मण थे और तो और वह अपने गहरे मित्र के यहाँ कभी भी चाय तक न पिए थे। महीनों उन्हें वाराणसी से बाहर रहना होता था और तब वे सत्तू, दूध, फल तथा अपने घर की बनी हुई लड्डुओं के सहारे हफ्तों तक काम चला लेते थे। वाराणसी के लंका मोहल्ले में उन्होंने 2 मंजिला मकान खरीद लिया था, उसी में वह रहते थे। उनकी पत्नी तथा उनके पुत्रों ने उनसे कितना आग्रह किया कि वे कहीं खुली जगह में कोई कोठरी बनवा लें, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। गर्मी में 2 बार और जाड़े में 1 बार नित्य गंगा स्नान करके पूजा करना उनका नियम था। जनवरी का प्रथम सप्ताह था। उस दिन जब वह गंगा स्नान करके लौटे थे, उन्हें कुछ ज्वर सा मालूम हुआ। उनकी पत्नी जसोदा देवी अपनी परंपरा के अनुसार लखनऊ में अपने छोटे पुत्र के यहाँ थीं। उनके नौकर बुधई के ऊपर उनकी देखभाल का पूरा भार था। दोपहर के समय जब उन्हें पसलियों में दर्द मालूम हुआ, उन्होंने वैद्यराज धनवंतरी शास्त्री को बुलवाया। वैद्यराज ने नब्ज देखकर काढ़ा पिला दिया कि सर्दी लग गई है, ठीक हो जाएगी। दूसरे दिन जब बुखार और तेज हुआ, तब उन्होंने डॉक्टर को बुलावा भेजा। डॉक्टर ने देखा कि उन्हें निमोनिया हो गई है, दोनों फेफड़े जकड़ गए हैं। उसने दवा लिख दी। बीमारी के चौथे ही दिन आचार्य चूड़ामणि ने बुधई नौकर को भेजकर अपने गहरे मित्र को संदेशा भेजा कि चूड़ामणि ने बुलाया है। उनके गहरे मित्र ने जब उनकी तबीयत का हाल जाना, वह उनके घर पर पहुंच गया। जिस समय वह कमरे में प्रवेश किया, आचार्य चूड़ामणि मिश्र आंखें बंद किए हुए लेटे थे और उनके मुख पर एक तरह की ऐंठन थी जो कि उनके दोस्त के लिए बिल्कुल परिचित थी, क्योंकि क्रोध और पीड़ा के मिश्रण से वैसी ऐंठन उनके मुख पर अक्सर आ जाया करती थी। वह कमरा ऊपर की मंजिल पर था और वह अपने कमरे में अकेले रहते थे। उनका नौकर बुधई उनके मित्र को कमरे में छोड़कर बाहर चला गया। थोड़ी देर तक तो वह उनके चारपाही के सामने खड़े रहे तो उनके गहरे मित्र ने पूछा, गुरुदेव, आपका शिष्य जनार्दन जोशी आपकी सेवा में उपस्थित है। मेरा इतना कहना था कि आचार्य चूड़ामणि ने अपनी आंखें खोल दी। जनार्दन, मेरा अंत समय आ गया है। तुम मेरे सबसे अधिक निकट रहे हो तो तुम्हें बुलावा भेजा है। मैंने आचार्य चूड़ामणि की बीमारी के संबंध में लालमणि से सब कुछ नीचे ही सुन लिया था। मैंने कहा, गुरुदेव, यह संसार आसार है और यह शरीर नश्वर है। कमजोर आवाज में आचार्य ने कहा, हाँ जनार्दन, यही पढ़ा है, लेकिन अभी मेरी अवस्था ही क्या है, कुल मिलाकर 75 वर्ष। सोच रहा था संन्यास आश्रम का भी कुछ रख लूं, लेकिन लगता है मृत्यु सिर पर आ गई है।
मृत्यु से बड़ा भय लगता है और जैसे वे बेहद थके हुए हों। उन्होंने आंखें बंद कर ली। मैंने उन्हें धीरज बंधाया, दिल छोटा मत कीजिए। गुरुदेव बताइए मेरे लिए क्या आदेश है। आचार्य चूड़ामणि ने फिर आंखें खोली। अरे हाँ, मेरे तकिए के नीचे कुछ कागज रखे हैं, उनमें मेरी वसीयत है। कल उनकी रजिस्ट्री यही घर पर करा चुका हूँ। एक प्रति न्यायालय में है, दूसरी यह है, तो इसे निकाल लो। एकमात्र तुम मेरे सबसे अधिक निकट हो और इस दुनिया में एकमात्र तुम पर ही मेरा विश्वास रहा है। मैंने उन सबको कल ही तार करवा दिया है जिन्हें मेरे क्रियाक्रम में सम्मिलित होना है और मेरी वसीयत के अनुसार कुछ मिलना है। इस वसीयत के कार्यान्वयन के लिए मैंने तुम्हें नियुक्त किया है, तो यह वसीयत मैं तुम्हें सौंपता हूँ। मेरा प्राण निकलते ही यह वसीयत लागू हो जाएगी। गुरुदेव की असीम कृपा रही है मेरे ऊपर। यह कहकर मैंने आचार्य के तकिए के नीचे से कागजों का पुलिंदा निकाल लिया। इधर मैंने उन कागजों को उलटना आरंभ किया, उधर आचार्य चूड़ामणि की आंखें उलट गई। मैंने तत्काल बुधई और लालमणि को बुलाकर आचार्य को भूमि पर उतार दिया। बुधई को उनके कमरे में छोड़कर मैं लालमणि के साथ नीचे वाले बड़े हाल में आ गया। कागज का वह टुकड़ा मेरे हाथों में था। लालमणि ने पूछा, यह कैसा कागज है जोशी जी? यह तुम्हारे पिता की वसीयत है और तुम्हारे पिता के कथनानुसार इसी समय से लागू हो जाती है, तो इसे पढ़ना आवश्यक है। हाँ, बुधई ने बताया था कि सब रजिस्ट्रार साहब को पिताजी ने बुलाया था। जनार्दन साहब ने वसीयत पढ़ना आरंभ कर दिया। पहला अनुच्छेद इस प्रकार था, मैं चूड़ामणि मिश्र आदेश देता हूँ कि मेरा अंतिम संस्कार सनातन धर्म की प्रथा से ही हो और अपने अंतिम संस्कार के लिए मैंने 50,000 रुपए की रकम अपनी अलमारी में अलग से निकाल कर रख दी है, जो क्रियाक्रम का व्यय काट कर मेरा अंतिम संस्कार करने वाले को मिलेगा। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि मेरे दोनों पुत्र अधर्मी और नास्तिक हैं। वैसे मेरा अंतिम संस्कार करने का उत्तरदायित्व मेरे ज्येष्ठ पुत्र लालमणि पर है, लेकिन मेरा आदेश है कि मेरा अंतिम संस्कार वही कर सकता है जो जनेऊ धारण किया हो और उसके सिर पर शिखा हो। यदि मेरे ज्येष्ठ पुत्र में यह शर्त लागू नहीं होती तो नीचे लिखी नामों की तालिका के अनुसार प्राथमिकता के क्रम से मेरा अंतिम संस्कार हो सकेगा। मैं पढ़ते पढ़ते रुक गया। जनार्दन पढ़ते पढ़ते रुक गए। लालमणि की ओर देखकर जनार्दन ने पूछा, क्यों चिरंजीवी लालमणि, तुम्हारी चोटी वोटी है कि नहीं? जनेऊ पहनते हो कि नहीं? कुछ उलझन के भाव से उसने कहा, चुटिया रख के कहीं स्टेट बैंक की मैनेजरी होती है और जनेऊ हर दूसरे तीसरे दिन मैला हो जाता है, इसलिए हमने पहनना ही छोड़ दिया। तब तो 50,000 गए हाथ से। तुम अंतिम संस्कार के योग्य नहीं हो। तुम्हारे बाद नीलमणि का नंबर है, उसके भी पास चोटी नहीं है, न वह जनेऊ पहनता है। यह जो तीसरे नंबर पर हमारा चचेरा भाई है जगतपति मिश्र, राज ज्योतिषी, यह निहायत ही झूठा और आवारा है। ग्राहकों को फंसाने के लिए उसकी एक बलिस्क की चोटी लहराती है और झूठी कस्में खाने के लिए मोटा सा जनेऊ पहनता है। जगतपति मुझसे भी एक बार 5 रुपए ऐंठ ले गया था, तो मैंने कुछ सोचकर कहा, लालमणि हमारी सलाह मानो तो तुम किसी नाई की दुकान पर तत्काल मशीन से अपने बाल छटा लो, तो चौथाई या आधी इंच की छोटी चोटी निकल आएगी और वहाँ से लौटते हुए एक जनेऊ भी लेते आना। मेरी बात सुनते ही लालमणि तीर की तरह बाहर निकल गया। लालमणि के जाने के बाद मैंने वसीयत का दूसरा अनुच्छेद पढ़ा। मैं चूड़ामणि मिश्र चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु की सूचना तार या टेलीफोन द्वारा मेरी पत्नी जसोदा देवी, मेरे पुत्र और सौदामिनी तथा मेरे भतीजे जगतपति, श्रीपति और लोकपति को दे दी जाए। अन्य सगे संबंधी को सूचना देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन समस्त कुटुंब वालों की प्रतीक्षा 12 घंटे से लेकर 24 घंटे तक की जाए। इसके बाद मणिकर्णिका घाट पर मेरे शरीर का दाह संस्कार हो। मेरे 10वें के दिन समस्त सगे संबंधियों की उपस्थिति में मेरी वसीयत का शेषांग पढ़ा जाए। अब
मुझे आचार्य चूड़ामणि की वसीयत में दिलचस्पी आने लगी थी, लेकिन आचार्य की आज्ञा मुझे सिरोधार्य करनी थी, इसलिए वसीयत को तहकर मैंने अपनी जेब के हवाले कर दिया। आचार्य प्रवर का भौतिक शरीर अगले 24 घंटों में बिगड़ने न पाए, मुझे इस बात की भी चिंता थी। सौभाग्य से लालमणि वाराणसी आ गया था और करीब आधे घंटे के बाद वह 1/4 इंच लंबी चोटी धारण किए हुए नाई की दुकान से घर वापस आ गया। इस समय उसके कंधे पर एक मोटा सा जनेऊ भी लहरा रहा था। मैंने वसीयत का दूसरा अनुच्छेद उसे सुनाकर आदेश दिया कि वसीयत में बताए लोगों को तार या टेलीफोन से खबर कर दे, अपने चचेरे भाइयों के परिवार को बुला ले और एक सिल्ली बर्फ भी मंगवाकर आचार्य प्रवर का शरीर उस पर रख दे। दूसरे दिन सुबह 9 बजे आचार्य की शव यात्रा मणिकर्णिका घाट के लिए रवाना हो गई। उनका अंतिम संस्कार हो गया। 10वें दिन मैं आचार्य की वसीयत लेकर उनके घर पहुंचा। उनके सब परिवार वाले तथा सगे संबंधी सब आ गए थे। नीचे वाले कमरे में लोग एकत्र हुए। एक और स्त्रियां थीं, आचार्य की पत्नी जसोदा देवी, लालमणि की पत्नी निर्जा मिश्र, नीलमणि की पत्नी मधुरिमा मिश्र, आचार्य की पुत्रियां सरस्वती और सावित्री, दूसरी ओर पुरुष थे। आचार्य के पुत्र लालमणि और नीलमणि, आचार्य के दामाद ज्ञानेंद्र पाठक, जय नारायण तिवारी तथा संजीवन पांडे, आचार्य के भतीजे जगतपति मिश्र, श्रीपति मिश्र और लोकपति मिश्र। बुधई सब लोगों के पान पानी की व्यवस्था कर रहा था। आदेश का पालन करते हुए मैंने उनकी वसीयत का शेषांग अपने घर पर नहीं पढ़ा था, यद्यपि उसे पढ़ने की इच्छा बहुत हुई थी। मैंने वसीयत पढ़ना आरंभ किया। 2 अनुच्छेदों में लोगों को कोई दिलचस्पी नहीं थी, वह तो सब हो चुका था। अब मैं तीसरे अनुच्छेद पर आया, जो इस प्रकार था। मैं चूड़ामणि मिश्र आदेश देता हूँ कि मेरा दाह संस्कार करने वाले व्यक्ति की पत्नी सूतक हट जाने के बाद 6 महीने तक नियमित सुबह स्नान करके 11 ब्राह्मणों की रसोई अपने हाथों से बनाकर उन्हें भोजन कराएंगी। उसी समय लालमणि की पत्नी निर्जा मिश्र ने तमक्कर कहा, जाड़े में सुबह स्नान करके 11 ब्राह्मणों की रसोई बनावे मेरी बला, बुढ़े की सनक पर मैं अपनी जान नहीं दे सकती। मैंने निर्जा मिश्र की बात अनसुनी करते हुए तीसरे अनुच्छेद का शेषांक पढ़ा। यदि वह स्त्री इससे इनकार करती है तो क्रम अनुसार यह काम मैं दूसरी वधू और उसके बाद अपनी 3 लड़कियों के हाथों में सौंपता हूँ। इसके लिए उस स्त्री के लिए 25,000 रुपए की रकम निश्चित करता हूँ। एकाएक मुझे मधुरिमा मिश्र की भारी और मोटी आवाज सुनाई दी। पिताजी का आदेश वेद वाक्य है मेरे लिए। जी नहीं करती हैं तो न करें, मैं उनकी इच्छा की पूर्ति करूंगी। निर्जा एकाएक तड़प उठी। बड़ी इच्छा की मूर्ति करने वाली होती हो। जिंदगी में कभी रसोई बनाई है या अब बनाओगी? लखनऊ में बोरों से खाना मंगवा कर खाती हो। मैं तो अक्सर अपने घर में रसोई खुद ही बना लिया करती हूँ। जहाँ 6-7 आदमियों की रसोई बनाती हूँ, वहाँ 11 आदमियों की रसोई बना लिया करूँगी। कुल 6 महीने की ही तो बात है। और निर्जा ने मुझसे पूछा, यह तो नहीं लिखा है कि गर्म पानी से स्नान न किया जाए? मुझे कहना पड़ा, यह शर्त लगाना वह भूल गए। निर्जा ने ताली बजाते हुए कहा, तो फिर मुझे यह स्वीकार है। अब आगे पढ़िए। मधुरिमा मिश्र अपनी जेठानी को कोई कड़ा उत्तर देना चाहती थी कि नीलमणि बोल उठा, ठीक है, यह अधिकार भाभी जी का है। वैसे भी भाभी जी का मधुरिमा पर आक्षेप अनुचित है। मधुरिमा ने 50-50 आदमियों का भोजन अकेले अपने हाथों से बनाया है। भाभी जी को अपने शब्द वापस लेने चाहिए। मैं अपने शब्द किसी हालात में वापस नहीं ले सकती, निर्जा ने चीखकर कहा। लेकिन वाह रे लालमणि, उसने उठकर कहा, मैं निर्जा के शब्द वापस लेता हूँ। अब आप आगे पढ़िए। बात और आगे न बढ़े, मैंने वसीयत पढ़ना आरंभ किया। अनुच्छेद 4 इस प्रकार है। मैं चूड़ामणि मिश्र अपनी पत्नी जसोदा देवी से जीवन भर परेशान रहा। अत्यंत आलसी, चटोरी और लापरवाह स्त्री है। मैंने तो दाल भात और सत्तू खाकर जीवन बिता दिया, लेकिन यह हरामजादी मुझसे छिपाकर प्रायः नित्य ही रबड़ी मलाई और मिठाती खाती है। तभी जसोदा देवी ने चिल्लाकर कहा, हाय राम, यह सब लिखा है।
है? इस बुढ़े ने ऐसे खामोश आदमी के पल्ले में पड़ गई थी। इसे नरक में जगह न मिलेगी। घर वालों को सताकर जमत्था इकट्ठा कर रहा है, नाश हो इसका। उसी समय लालमणि और नीलमणि ने एक साथ अपनी माता को डांट दिया। अम्मा, पिताजी को गाली मत दो। हाँ जोशी जी, आप आगे पढ़िए। मैंने चौथे अनुच्छेद का शेषांक पढ़ा। मेरी मृत्यु के बाद इस राड को मेरे पुत्रों पर निर्भर रहना पड़ेगा, जो अपनी जोरुओं के गुलाम हैं। ये मेरी पुत्र बधुएं इसे भूखा मार देंगी और इसकी बिगड़ी हुई आदतों के कारण इसे भयानक कष्ट होगा। इसलिए मैं जसोदा के नाम 2 लाख रुपए छोड़ता हूँ, जिसके ब्याज पर यह मजे में जिंदा रह सकती है। मैंने चौथा अनुच्छेद समाप्ति किया था कि स्त्रियों के कक्ष में एक हंगामा सा खड़ा हो गया। जसोदा देवी हाय लालन के पिता कहकर जोर जोर से रोने लगी। 10 सेकेंड बाद ही उन्होंने रोना प्रारंभ कर दिया। तुम स्वर्ग तो चले गए, लालन के पिता हमें इस नर्क में छोड़ गए। हमें क्षमा करो, जो हमारे अनजाने में हमसे अपराध हो गया है। हाय लालन के पिता, मैंने समस्त साहब बटोरकर कड़े स्वर में कहा, यह सब कारण बाद में कीजिएगा। अभी भी वसीयत पड़ी जा रही है। और जसोदा देवी की पुत्रों ने उन्हें जबरदस्ती चुप करा दिया। मैंने अब 5वां अनुच्छेद पढ़ना प्रारंभ किया। मैं चूड़ामणि मिश्र अपनी पुत्री सरस्वती के पति ज्ञानेंद्र पाठक से अत्यंत खिन्न हूँ। 1 हफ्ता पहले मैंने यह खबर पढ़ी थी कि ज्ञानेंद्र पाठक के विरुद्ध 5 लाख रुपए गबन की मांग उठी है। इसके अर्थ यह है कि यह ज्ञानेंद्र पाठक बेईमान और रिश्वतखोर है। ज्ञानेंद्र पाठक की ओर सब लोगों की निगाहें उठ गईं और सहसा ज्ञानेंद्र पाठक उठ खड़े हुए। यह बुढ़ा हमेशा का बदमिजाज और बदजबान रहा है। मरने के पहले पागल भी हो गया था और उन्होंने अपनी पत्नी सरस्वती को आज्ञा दी, चलो इस घर में मेरा दम घुट रहा है, एकदम चलो। सरस्वती भी उठ खड़ी हुई, लेकिन सावित्री और सौदामिनी ने सरस्वती को रोक लिया। दूसरी ओर पुरुषों ने ज्ञानेंद्र पाठक को भी रोक लिया। नीलमणि ने मुझसे कहा, हाँ जोशी जी, 5वां अनुच्छेद पूरा कीजिए। मैंने 5वां अनुच्छेद पूरा किया और अगर ज्ञानेंद्र पाठक पर इंक्वायरी बैठ गई तो वह बहुत संभव है कि उसकी नौकरी जाती रहे। इससे शायद सजा भी हो जाए। इस सब में उसके पाप की कमाई भी नष्ट हो सकती है। इसलिए मैं सरस्वती के लिए 1 लाख रुपए छोड़ता हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। ज्ञानेंद्र पाठक चुप बैठे छत की ओर देख रहे थे और सरस्वती सुबक रही थी। जसोदा देवी ने सरस्वती के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, कोई बात नहीं, इनकी तो आदत ही ऐसी थी। मैंने अब वसीयत का 6ठा अनुच्छेद पढ़ा। मैं चूड़ामणि मिश्र अपनी दूसरी लड़की सावित्री से हमेशा संतुष्ट रहा हूँ। अत्यंत सुशील और विनम्र रही है यह। भगवान की भी इस पर कृपा है। इसके पति जय नारायण तिवारी का ऊंचा कारोबार है। आटे की मिल, तेल की मिल और अब यह शक्कर की मिल भी खोल रहा है। सावित्री और जय नारायण को मेरे सत आशीर्वाद। और मैं चुप हो गया। तभी मुझे जय नारायण तिवारी की आवाजें सुनाई दी। वसीयत के अनुसार हमें कुछ मिलेगा भी या नहीं, यह तो उन्होंने नहीं लिखा है। 6ठा अनुच्छेद समाप्त हो गया। केवल आशीर्वाद ही दिया है उन्होंने। और अब सावित्री ने रो रो कर कहना आरंभ किया, पिताजी हमेशा हम लोगों से जलते रहे, हमारी संपन्नता का बखान करते रहे। उन्हें क्या पता कि इस साल हमें 2 लाख रुपए का घाटा हुआ है। जय नारायण तिवारी ने सावित्री को डांट दिया, क्यों घर का कच्चा चिट्ठा खोल रही हो? घाटा हुआ है तो हमें कोई हरामजादे इस घाटे को पूरा कर देगा क्या? कर्नल संजीवन पांडे ने कड़े स्वर में कहा, तिवारी जी, गाली वाली देना हो तो अपने मजदूरों और महात्मों को देना, यहाँ दोगे तो मुंह तोड़ दिया जाएगा। मैंने सब लोगों से हाथ जोड़कर विनय पूर्वक कहा, पहले वसीयत समाप्त हो जाए तब आपस में लड़िए झगड़िएगा। काफी चाव चाव के बाद सब लोग शांत हुए। मैंने जब 7वां अनुच्छेद पढ़ा, मैं चूड़ामणि मिश्र अपनी छोटी लड़की सौदामिनी का मुंह नहीं देखना चाहता। यह मेरे नाम को कलंकित कर रही है, बाल कटे हुए अंग्रेजी में बातें करती है। मुझे बताया गया है कि यह कभी कभी सिगरेट और शराब भी पी लेती है। यद्यपि मुझे इस पर विश्वास नहीं होता। मुझे पढ़ते पढ़ते रुक जाना पड़ा। सौदामिनी चीख रही थी, यह सब छोटे जीजा जी की हरकत है। वह हमेशा पिताजी के कान भरते रहे, तभी पिताजी ने मुझे कभी अपने यहाँ नहीं बुलाया। उसी समय मुझे सावित्री की चीख सुनाई दी,
अरे उन्हें बचाओ, वह संजीवनी उनकी जान ले लेगा। अब मैंने पुरुषों की गैलरी की ओर देखा और मेरी आंखों को विश्वास नहीं हुआ। कर्नल संजीवन पांडे जयनारायण तिवारी का गला पकड़े थे और कह रहे थे, क्या बे सुअर के बच्चे, हमारे यहाँ आकर विस्की मांगता है और पीछे चुगली करता है। और जयनारायण तिवारी गो गो की आवाज कर रहे थे। ज्ञानेंद्र पाठक और नीलमणि ने बड़ी मुश्किल से जयनारायण तिवारी को संजीवनी पांडे के पंजे से छुड़ाया। मैंने कहा, आप लोगों को इस पवित्र अवसर पर इस तरह लड़ना झगड़ना शोभा नहीं देता। इससे आचार्य की दिवंगत आत्मा को क्लेश होगा। पहले मैं पूरी वसीयत पढ़ लूं, तब आप आपस में एक दूसरे से निपटिएगा। अभी 7वां अनुच्छेद समाप्त नहीं हुआ है। सब लोग शांत हो गए। मैंने पढ़ना आरंभ किया, लेकिन इस समय मुझे लगता है मुझसे सौदामिनी के प्रति अन्याय हो गया है। एक पतिव्रता स्त्री को जो करना चाहिए वही सब कर रही है और मैं संजीवन पांडे को भी दोष नहीं दे सकता। फौज में बड़ा अफसर है, चीन की फौज से लड़ा, पाकिस्तान की फौज से लड़ा और सौभाग्य से जीवित बचा हुआ है, लेकिन मृत्यु की छाया उसके सिर पर मंडराती ही रहती है और इसलिए वह खुलकर मांस मदिरा का सेवन करता है, खुले हाथ खर्चे भी करता है। पास में पैसा नहीं है। अगर वह मर जाएगा तो सौदामिनी और उसके बच्चों को भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। इसलिए मैं उसे 1.5 लाख रुपयों की व्यवस्था करता हूँ। एकाएक सौदामिनी किलक उठी, धन्य हो पिताजी, तुम निश्चय स्वर्ग में जाओगे। और मैंने देखा कि संजीवन पांडे ने उठकर जयनारायण तिवारी को गले से लगा लिया। भाई साहब, मुझे क्षमा कीजिएगा, आपकी ही वजह से उस खबीस बुढ़े से 1.5 लाख रुपए की रकम हाथ लगी है। मैंने संजीवन पांडे को डांट दिया, तुमको शर्म नहीं आती जो अपने पिता तुल्य पूज्य आचार्य को खबीस बुढ़ा कहते हो। अच्छा, मैं 8वां अनुच्छेद पढ़ता हूँ। मैं चूड़ामणि मिश्र अपने भतीजे जगतपति मिश्र राज ज्योतिषी के कष्टों से भली भांति परिचित हूँ। इसके पास कोई बैठक नहीं है, इसलिए ग्राहक खुद इसके यहाँ नहीं फंसता। इसे घूम फिर कर ग्राहकों को फंसाना पड़ता है। बावजूद अपने झूठ और आडंबर के यह अपने पैसा नहीं चला पा रहा है। अपने संकट मोचन के मकान का ऊपरी खंड मैं जगतपति मिश्र को देता हूँ 1000 रुपयों की रकम के साथ, जिससे यह अपना एक साइन बोर्ड बनवा ले, एक टेलीफोन लगवा ले और अपने पैसे योग्य पीताम्बर आदि वस्त्र खरीद ले। जगतपति मिश्र ने कुछ हिचकिचाते हुए कहा, हमारे लिए सिर्फ इतना ही। उत्तर नीलमणि ने दे दिया। पहले हैसियत बना लो, फिर लखनऊ आना, वहाँ ज्योतिषियों की बड़ी पूछ है, हम तुम्हें काफी रकम पैदा करा देंगे। मुझे डांटना पड़ा। यह सब बातें बाद में, अभी तो वसीयत का क्रम चल रहा है। हाँ, तो 9वां अनुच्छेद इस प्रकार है। मैं चूड़ामणि मिश्र अपने भतीजे श्रीपति मिश्र से अत्यंत संतुष्ट हूँ। हाई स्कूल पास होने के बाद ही वह राजनीति में आ गया और राजनीति नेताओं की चमचागिरी करके वह खाने पीने भर के लिए झटक लेता है। उसे स्वयं एमएलए की या मिनिस्टर बनना चाहिए। मैं जानता हूँ कि चुनाव लड़ने के लिए पूंजी की आवश्यकता है, क्योंकि एक चुनाव में 50 से 60 हजार रुपयों का खर्चा है। मैं श्रीपति मिश्र के लिए 50,000 रुपयों की व्यवस्था करता हूँ ताकि वह अगला चुनाव लड़ सके। अपनी मक्कारी, छल कपट और गुंडागर्दी के बल पर श्रीपति अपने प्रदेश का ही नहीं, भारतवर्ष का बहुत बड़ा नेता बन सकेगा। श्रीपति अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, चाचा जी, आपने मेरे चरित्र पर जो लांछन लगाया है वह सरासर अपने भ्रम के कारण है, लेकिन मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। मैंने जब 10वां अनुच्छेद पढ़ा, मैं चूड़ामणि मिश्र अपने भतीजे लोकपति मिश्र का आदर करता हूँ। विनम्र, शिष्ट, अध्यावासी और पंडित है। अपने अथक परिश्रम और अपनी योग्यता के बल पर ही वह संस्कृत महाविद्यालय का प्राचार्य बन सका है। मैं अपनी समस्त पुस्तकें उसे देता हूँ, जिसकी उन्हें जिल्द करवाकर वह मेरे मकान के नीचे वाले खंड में एक अच्छा सा पुस्तकालय स्थापित कर दे। उसी मकान में वह आकर रहे भी और जसोदा भी देखभाल करे। जसोदा की मृत्यु के बाद
इस मकान के नीचे का खंड का स्वामी लोकपति मिश्र होगा। अगर जसोदा लोकपति के साथ न रहना चाहे तो वह अपने पुत्र पुत्रियों के साथ या कहीं दूसरी जगह रह सकती है। ऐसे हालात में जसोदा के जीवन काल में ही इस नीचे के खंड पर लोकपति का स्वामित्व हो जाएगा। पुस्तकों की जिल्द बनवाने के लिए तथा रैक खरीदने के लिए मैं 2000 रुपयों की व्यवस्था करता हूँ। लोकपति ने भूमि पर अपना मस्तक नवाकर कहा, चाचा जी का आदेश शिरोधार्य है, लेकिन जिल्द बधाई और रैकों के खरीदने के लिए यह रकम बहुत कम है। तभी मुझे लाल मणि की आवाज सुनाई दी, इसमें 1000-2000 और जो लगे मुझसे ले लेना। 11वां अनुच्छेद इस प्रकार था, मैं चूड़ामणि मिश्र अपने सेवक बुढ़ई से बहुत संतुष्ट हूँ, जो गत 20 वर्षों से मेरे अंत समय तक बड़ी लगन और बड़ी भक्ति के साथ मेरा सेवा करता रहा है। भोजन यह मेरे यहाँ करता था, वस्त्र यह मेरे यहाँ पहनता था, अपनी तनख्वाह यह पूरी की पूरी अपने घर भेज देता था। तो मैं आदेश देता हूँ कि मेरे समस्त वस्त्र सूती, रेशमी और ऊनी बुढ़ई को दे दिए जाएं। भंडार घर में जितना भी अनाज, घी, चीनी है वह सब भी बुढ़ई को दे दिया जाए और मेरी ओर से 100 रुपए देकर इसे भी विदा कर दिया जाए। यदि मेरे कुटुंब का कोई व्यक्ति बुढ़ई को अपने यहाँ नौकर रखना चाहे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। जसोदा देवी ने कड़क कर बुढ़ई से पूछा, कितना सामान है भंडार में? बुढ़ई ने हाथ जोड़कर कहा, 1 बोरा चावल, 1 बोरा गेहूं, 5 किलो चीनी, 1 मन गुड़, 1 टिन घी और 2 कन्नस्टर सत्तू है। दालें भी थोड़ी थोड़ी हैं। जसोदा देवी ने कहा, 13वीं के दिन जो भोज होगा वह अनाज उसमें काम आएगा। बुढ़ई को कैसे दिया जा सकता है? मुझे बोलना पड़ा, भोज का प्रबंधन लाल मणि को करना पड़ेगा, जिन्हें इस सब के लिए 50,000 की रकम मिली है। लाल मणि अगर चाहे तो यह अनाज बुढ़ई से बाजार के भाव पर खरीद ले। लाल मणि ने कहा, यह सब बाद में देखा जाएगा, अब आप वसीयत का शेषांग पढ़िए। 12वें अनुच्छेद की प्रतीक्षा में सभी लोग थे, जो इस प्रकार था, मैं चूड़ामणि मिश्र अपने मकान के रूप में अचल संपत्ति तथा बैंकों में जमा 11 लाख रुपयों की चल संपत्ति का स्वामी हूँ। यह 11 लाख की रकम पिछले अप्रैल में मेरे नाम थी। ब्याज लगाकर यह रकम अब और बढ़ गई होगी। संभवतः इस राशि पर मृत्यु कर भी देना होगा। तो मृत्यु कर देने के बाद जो रुपया बचे उसमें से इस वसीयत में निर्धारित राशियां बांट ली जाए और जो बचे वह बराबर बराबर भागों में लाल मणि और नील मणि में वितरित हो जाएं। मैंने कुछ रुककर कहा, वसीयत समाप्त हो गई है, केवल एक नोट और पड़ा है मेरे लिए अलग से, अगर आप कहें तो इसे भी पढ़ लूं। एक स्वर में सब लोगों ने कहा, हाँ हाँ उसे भी पढ़ दीजिए। वह नोट इस प्रकार था, मेरे परम शिष्य जनार्दन जोशी, तुम्हारा उत्तरदायित्व केवल इस वसीयत को मेरे परिवार वालों को सुनाना होगा। इस वसीयत की रजिस्ट्री हो चुकी है जो अदालत में मौजूद है। तो जनार्दन तुम इस वसीयत पर परिवार वालों के हस्ताक्षर लेकर अदालत में तत्काल जमा कर देना। जहाँ तक तुम्हारा संबंध है, तुम हमेशा भावनात्मक प्राणी रहे हो, तुम्हें भौतिक दर्शन पर विश्वास है, एकमात्र वेदांत के तुम पंडित हो। मुझे तुमसे कभी कभी ईर्ष्या होने लगती है कि कितना संतोष है तुम्हें, तुम्हारे मन में कितनी शांति है। मैं निसंकोच कहता हूँ कि तुम मेरे सबसे अधिक निकट हो। मैं तुम्हें अंतिम उपहार के रूप में अपना परम प्रिय तोता गंगाराम भेंट करता हूँ, जिसे मैंने अपने प्राणों की तरह पाला है। जब तुम अदालत से इस वसीयत को जमा करके लौटना, तब बुढ़ई से गंगाराम को ले लेना। मैंने घड़ी देखी, 10 बज चुके। मैं उठ खड़ा हुआ, अदालत खुल गई होगी। मैं पूज्य गुरुदेव की आज्ञा अनुसार वह वसीयत जमा करके वापस लौट आया। बुढ़ई ने तोते का पिंजरा मुझे थमा दिया। लंका से 80 घाट अधिक दूर नहीं है जहाँ मेरा मकान है। पिंजरा हाथ में लेकर मैं पैदल ही चल पड़ा। उस समय मेरे मन में परम संतोष था। आचार्य इतने संपन्न और इतनी स्थिर बुद्धि के आदमी होंगे, मैंने पहले कभी कल्पना न की थी। मैं इस पर सोचता मगन भाव से चल रहा था कि मुझे सुनाई पड़ा,
तुम बुद्धू हो। मैं चौंक पड़ा, बिल्कुल साफ आवाज, और मैंने अनुभव किया कि यह आवाज तोते के पिंजरे से आ रही थी। इस आवाज को सुनकर मेरे विचारों ने पलटा खाया। आचार्य ने उन लाख रुपए उन लोगों को बांट दिए जिनसे वे बेहद नाराज थे, जिन्हें वे गालियां देते थे, लेकिन मेरे लिए उन्होंने एक पैसे की भी व्यवस्था न की। आज मुझे आचार्य चूड़ामणि पर कुछ झुंझलाहट होने लगी। इस झुंझलाहट के मूड में मैं तेजी से पग आगे बढ़ाते चलने लगा। तभी मुझे पिंजरे से आवाज सुनाई पड़ी, मैं पंडित हूँ। बड़ी साफ आवाज, जैसे आचार्य चूड़ामणि स्वयं बोल रहे हो। तो आचार्य एक मूल्यवान उपहार मुझे दे गए हैं। 80 घाट सामने दिख रहा था कि मुझे फिर सुनाई पड़ा, तुम बुद्धू हो। आसपास के लोग मुझे और मेरे हाथ वाले पिंजरे को देख रहे थे और मुझे लगा कि आचार्य चूड़ामणि अपनी वसीयत में मुझे ठेंगा दिखाकर मेरा उपहास कर रहे हो। मेरा अंदर वाला वेदांती न जाने कहाँ गायब हो गया। मैं तेजी से अपने घर की ओर न मुड़कर गंगा जी की ओर चलने लगा। तभी पिंजरे से सुनाई पड़ा, मैं पंडित हूँ। सामने गंगा जी की लहर आ रही थी। मैंने आचमन करते हुए कहा, आचार्य तुम पंडित थे, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। और मैं अपने घर की ओर चलने को उद्यत ही हुआ कि गंगा राम बोल उठा, तुम बुद्धू हो। जैसे सिर से पैर तक मेरे तन बदन में आग लग गई हो। मैंने पिंजरे की खिड़की खोलते हुए कहा, मैं बुद्धू हूँ, यह मानने से मैं इनकार करता हूँ। हे गंगा राम, मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ। मेरे कहने के साथ ही गंगा राम पिंजरे से उड़ गया और मैं घाट पर खाली पिंजरा छोड़कर घर की ओर चल दी।